हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने इंटरेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था कि इंटरेस्ट क्या होता है, कितनी टाइप्स की होती हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग एन्युटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एन्युटीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और कैसे हम उसको कैलकुलेट जो है वो करते हैं। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एन्युटीज का मीनिंग समझते हैं कि एन्युटीज बेसिकली यहाँ पर क्या होती है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जब भी कोई पर्सन यहाँ पर रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स्ड अमाउंट पे करता है या फिर रिसीव करता है, तो वो जो अमाउंट है ना, उस अमाउंट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एन्युटी। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक राम पर्सन है, ठीक है। उसने यहाँ पर एक बैंक में एक आरडी अकाउंट जो है ओपन करवाया, जिसके अंडर वो जो है हर साल 10,000 रुपये जो है जमा करवा रहा है। यानी कि एक साल खत्म हुआ, 10,000 रुपये जमा करवा रहा है। सेकंड ईयर खत्म हुआ, फिर 10,000 रुपये जमा करवा रहा है। थर्ड ईयर खत्म हुआ, फिर से यहाँ पे 10,000 रुपये जो है जमा करवा रहा है। ऐसे करते करते 10 सालों के लिए वो जो है पैसा जमा करवाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो राम पर्सन है वो एक रेगुलर इंटरवल, जो कि हमारा क्या है, एक साल, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट जो कि हमारा यहाँ पे 10,000 रुपये जो है बैंक को पे कर रहा है, यानी कि वो जो है डिपॉजिट करवा रहा है। तो ये जो 10,000 रुपये ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एन्युटी। क्या कहते हैं हम यहाँ पर इसको, एन्युटी। एक और एग्जाम्पल हो, यहाँ पर एक श्याम पर्सन था जिसके पास एक हाउस था, ठीक है। इस हाउस को उसने जो है यहाँ पर रेंट दे दिया, जिसका उसको जो है हर साल 10,000 रुपये रेंट जो है रिसीव हो रहा है। एक साल खत्म हुआ, 10,000 रुपये मिल गए। सेकंड ईयर खत्म हुआ, फिर से 10,000 रुपये मिल गए। और थर्ड ईयर खत्म हुआ, फिर से यहाँ पे जो है 10,000 रुपये मिल गए। 10 सालों तक इसने रेंट पे यहाँ पर दिया है, तो 10 सालों तक उसको ऐसे यहाँ पर रिसीव होगा। तो यहाँ पे देखो, शाम को क्या है, एक रेगुलर इंटरवल जो कि हमारा एक साल है, यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट जो कि हमारा 10,000 रुपये यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो ये जो 10,000 रुपये ना, ये भी हमारे यहाँ पर एन्युटी ही कहलाएगी। यानी कि आप चाहे फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर पे करो या फिर आपको रिसीव हो रही है, उस अमाउंट को हम एन्युटी ही यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। और किसी भी रिसिप्ट या फिर पेमेंट को एन्युटी कहलाने के लिए दो कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी होता है। पहला कि वो रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए, ठीक है, टाइम गैप सेम होना चाहिए। और दूसरा कि जो अमाउंट हमें रिसीव हो रही है या फिर हम पे कर रहे हैं, वो यहाँ पर फिक्स होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, अगर यहाँ पर राम पर्सन जो है 10,000 रुपये जो है रेगुलर इंटरवल की बजाय यहाँ पर एक साल पे जमा करवा रहा है, उसके बाद 3 सालों के बाद, उसके बाद 5 सालों के बाद, तो इस केस में आप देखोगे कि पैसा जो है वो रेगुलर इंटरवल पे जमा नहीं करवाया जा रहा है, तो ये हमारी एन्युटी जो है वो नहीं कहलाएगी। दूसरी एग्जाम्पल देखो, क्या है, राम जो है हर साल यहाँ पर जो है 10,000 की बजाय क्या कर रहा है, एक साल 10,000 करवा दिया। उसके बाद सेकंड ईयर उसने 12,000 करवा दिया। थर्ड ईयर उसने 15,000 करवा दिया। तो यहाँ पर देखो, आप देखोगे कि रेगुलर इंटरवल पर तो है, पर जो अमाउंट है ना, वो यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो ये भी हमारी एन्युटी जो है वो नहीं कहलाएगी। तो किसी भी चीज को एन्युटी मानने के लिए ये दो कंडीशन का होना यहाँ पर फुलफिल होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्या है, डैश आर डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट दैट आर मेड और रिसीव्ड ओवर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी कि जब यहाँ पर एक सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट हमें रिसीव होती है या फिर हम पे करते हैं स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑप्शन ए एन्युटीज, ऑप्शन बी बॉन्ड्स, ऑप्शन सी स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड। तो आंसर आपको पता लग ही गया होगा, ऑप्शन ए एन्युटीज इज अ करेक्ट आंसर। एन्युटीज इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्या है, टाइप्स ऑफ एन्युटीज इंक्लूड, ठीक है। यहाँ पर हमारी कौन कौन सी जो है एन्युटी की टाइप होती है। पहले देखो, क्या है, ऑर्डिनरी एन्युटी, दूसरी क्या है, एन्युटी ड्यू, और तीसरी क्या है, ए एंड सी, और तीसरी क्या है हमारी यहाँ पर एन्युटी ड्यू, और चौथी क्या है हमारी यहाँ पर बोथ ए एंड सी। तो आंसर देखो, यहाँ पर बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू, ये हमारी दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होती है एन्युटी की। अब ये बेसिकली यहाँ पर होती है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑर्डिनरी एन्युटी की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब कोई पर्सन यहाँ पर रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स अमाउंट पे करता है, रिसीव करता है पीरियड के एंड में, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, जो राम पर्सन है वो क्या करता है, एक साल के खत्म होने के बाद, यानी कि एंड में जो है यहाँ पर 10,000 रुपये जो है जमा करवा रहा है। ऐसे ही सेकंड ईयर के खत्म होने के बाद यहाँ पर जो है 10,000 रुपये यहाँ पर जमा करवा रहा है। तो इस तरह की जो एन्युटी है ना, इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी। उसके बाद एन्युटी ड्यू क्या होती है। तो यहाँ पर देखो, जब कोई पर्सन यहाँ पर फिक्स अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर पे कर रहा है, रिसीव कर रहा है पीरियड के स्टार्टिंग में, यानी कि शुरुआती में, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एन्युटी ड्यू। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, जो यहाँ पर शाम है उसने अपना हाउस यहाँ पर जो है रेंट पे दिया हुआ है, और ये जो रेंट है ना वो एडवांस में लेता है, यानी कि महीना की पहली तारीख को ही अपना जो रेंट है पूरे महीने का वो वसूल लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, शाम को हर साल के स्टार्टिंग में जो है 10,000 रुपये यहाँ पर जो है मिल रहे हैं। तो ये जो एन्युटी है ये हमारी क्या कहलाती है, एन्युटी ड्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, एन्युटी ड्यू। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस इसका है कि कब पेमेंट रिसीव की जा रही है या फिर पे करी जा रही है। अगर एंड में है तो
ऑर्डिनरी एन्युटी है, शुरुआत में है तो यहाँ पर हमारी एन्युटी ड्यू जो है वो कहलाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच टाइप ऑफ कैश फ्लो रिप्रेजेंट ऑर्डिनरी एन्युटी। इसमें से कौन सा ऐसा कैश फ्लो है जो कि यहाँ पर ऑर्डिनरी एन्युटी को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले देखो क्या है, इक्वल एंड रेगुलर कैश फ्लोज मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, यानी कि एक इक्वल अमाउंट में रेगुलर कैश फ्लो जो है मेड पे की जा रही है यहाँ पर जो है पीरियड के एंड में, तो बिल्कुल ये रिप्रेजेंट कर रही है ऑर्डिनरी एन्युटी को। नेक्स्ट देखो क्या है, इक्वल एंड रेगुलर कैश फ्लोज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, तो ये हमारी रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्या, इंक्रीजिंग कैश फ्लोज मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, तो ये भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच टाइप ऑफ कैश फ्लोज एक्यूरेटली डिफाइंस एन एन्युटी ड्यू। इसमें से हमारी कौन सी यहाँ पर कैश फ्लो है जो कि यहाँ पर एन्युटी ड्यू को अच्छे तरीके से डिफाइन कर रही है। पहला क्या है, इक्वल एंड रेगुलर कैश फ्लोज मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, तो ये बिल्कुल नहीं करिए क्योंकि ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। नेक्स्ट क्या है, इक्वल एंड रेगुलर कैश फ्लोज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, यानी कि स्टार्टिंग में हम पे कर रहे हैं, तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है वो एक्यूरेटली डिफाइन जो है वो कर रही है। नेक्स्ट क्या, इंक्रीजिंग कैश फ्लोज मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, तो ये डिफाइन नहीं कर रही है। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन्युटी ड्यू। इसमें से हमारी कौन सी यहाँ पर एग्जांपल होती है एन्युटी ड्यू की। तो पहली देखो क्या है, मंथली रेंट पेमेंट्स मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बिल्कुल ये हमारी यहाँ पर एग्जांपल है एन्युटी ड्यू की। नेक्स्ट है क्वार्टरली डिविडेंड पेमेंट्स मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि यहाँ पर एक कंपनी है जो कि डिविडेंड पे करती है क्वार्टरली बेसिस पर और क्वार्टर के एंड होने पर, तो ये एग्जांपल किसकी है, ऑर्डिनरी एन्युटी की, ना कि हमारी यहाँ पर एन्युटी ड्यू की। नेक्स्ट क्या है, वीकली सैलरी पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच वीक, तो ये भी हमारी एन्युटी ड्यू की एग्जांपल नहीं है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यही अकेले जो है एन्युटी ड्यू की हमारी एग्जांपल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, यहाँ पर हमारा एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है जिसका नाम है यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या नाम है यहाँ पर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अब आप सोचेंगे इसे हमें यहाँ पर क्यों पढ़ना है, क्योंकि देखो जो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है, वो दोनों जो है इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो है रिलेटेड, इसी की वजह से हमें फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट जो है वो करनी होती है। अगर हमें उनका मीनिंग समझना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छे से समझना होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आज के टाइम में जो पैसा पड़ा हुआ है और वही सेम पैसा एक फ्यूचर डेट पर आपको मिलने वाला है, उसकी जो वैल्यू वो सेम नहीं है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक पर्सन है राम, ठीक है, उसके पास यहाँ पर 100 रुपीज़ जो है पड़े हुए हैं और सेम 100 रुपीज़ उसको यहाँ पर 5 साल के बाद यहाँ पर जो है वो मिल रहे। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये जो 100 रुपीज़ राम के पास आज के टाइम में पड़ा है और ये 5 साल के बाद जो 100 रुपीज़ मिल रहा है, इसकी जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर सेम नहीं है। इसकी जो वैल्यू है जो आज के टाइम में हमारे पैसा पड़ा हुआ है वो यहाँ पर ज़्यादा होगी, किससे, हमारे यहाँ पर 100 रुपीज़ जो कि हमें 5 साल के बाद यहाँ पर रिसीव होना है। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर देखो जो मेन रीज़न है वो क्या है, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ मनी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मनी की अर्निंग कैपेसिटी होती है, अगर आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हो तो वो आपको यहाँ पर पैसा कमा के देता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए यहाँ पर जो है 10% के इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है, तो हर साल आपको यहाँ पर 10 रुपये मिल रहा है, तो 5 सालों तक आपको टोटल कितना मिल गया, 50 रुपये। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस 100 रुपीज़ की 5 सालों के बाद जो वैल्यू है वो कितनी है, 150 रुपीज़। और अगर आप इसका कंपैरिजन करके देखोगे तो 50 रुपये यहाँ पे जो है ज़्यादा है। और दूसरा रीज़न हमारा इन्फ्लेशन भी होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारी मनी की वैल्यू होती है वो ऑब्वियस बात है कम हो जाती है, उसकी परचेजिंग पावर जो है यहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही जब हम यहाँ पर कोई भी एन्युटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमें ये जानना होता है कि ये जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है और यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू कितनी है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो यहाँ पर राम पर्सन है, उसने यहाँ पर बैंक के अंदर आज की तारीख में 2018 में उसने एक आरडी अकाउंट जो है ओपन करवाया और वो उसने निश्चय किया है कि हर साल उसमें जो है वो जो है 10-10 हज़ार रुपये करके यहाँ पर पैसा जो है जमा करवाएगा। तो राम ये जानना चाहता है कि जो ये मैंने मान लो ये जो रेकरिंग डिपॉजिट है वो 10 सालों के लिए ओपन जो है करवाया है, ठीक है, तो राम ये जानना चाहता है कि अगर मैं 10 साल तक एक साल के बाद 10-10 हज़ार रुपये यहाँ पर जमा करवाऊंगा तो 10 साल के बाद मुझे यहाँ पर कितना पैसा जो है मिलेगा। तो राम ने यहाँ पर जो है अंदाजा लगाया, उसने यहाँ पर एक प्रोसेस को फॉलो किया और उसने कैलकुलेट किया कि जो 10-10 हज़ार रुपये ये जमा करवाएगा उसकी जो फ्यूचर में वैल्यू होगी 10 साल के बाद उसको टोटल जो है 1,50,000 रुपये यहाँ पर जो है मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ना फ्यूचर डेट पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, यानी कि जो एन्युटी
हमने यहाँ पर पे कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में कितना उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी उसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है फ्यूचर वैल्यू। इसके अलावा एक हमारी यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू भी होती है, प्रेजेंट वैल्यू। अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, तो सिंपली देखो फ्यूचर में जो हमें अमाउंट रिसीव होने वाली है, जो उसकी जब हम आज के टाइम में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि आज के टाइम में उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो हमारी कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, यहाँ पर एग्जाम्पल के मान के चलो, यहाँ पर श्याम पर्सन है, ठीक है, उसने यहाँ पर हाउस जो है वो किराए पे दिया हुआ है, जिसके ऊपर उसको 10 सालों के बाद, ठीक है, 10 सालों तक जो है 10-10 हज़ार रुपये करके यहाँ पर जो है पैसा मिलेगा, 10-10 हज़ार रुपये करके पैसा मिलेगा, ठीक है। तो श्याम ये जानना चाहता है कि आज के टाइम में जो इसने इन्वेस्टमेंट किया अपने हाउस को रेंट पे देके, ये जो पैसा उसे 10 सालों के बाद 10-10 हज़ार रुपये करके मिलेगा, आज के टाइम में उसकी यहाँ पर वैल्यू जो है वो कितनी है। तो इसने कैलकुलेट किया, कुछ कैलकुलेशंस किया और इसने कैलकुलेट किया जो आज के टाइम में ये जो 10 सालों के बाद मुझे 10-10 हज़ार रुपये मिलना है, उसके आज के टाइम में वैल्यू कितनी है यहाँ पर 80,000 रुपये। तो ये जो वैल्यू है ना वो हमारी कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू। क्या कहलाती है, प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि आगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जब हम किसी एन्युटी की आज के टाइम में वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें एक अमाउंट रिसीव हो रही है और हम जानना चाहते हैं कि आज के टाइम में उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू। और अगर हम आज के टाइम में कोई पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी, तो वो हमारी कहलाती है फ्यूचर वैल्यू। क्लियर है। तो वहां पर क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया होगा कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करो, आपको खुद यहाँ पर समझना होगा। वो आप खुद कैसे समझोगे, जब आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, यानी कि फ्यूचर डेट पर उसकी जो वैल्यू होगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ये तो हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी। नेक्स्ट है द करंट वर्थ ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर पेमेंट, यानी कि फ्यूचर में जो आप पेमेंट करने वाले हो या फिर आपको फ्यूचर में पेमेंट रिसीव होने वाली है, उसके करंट में कितनी वर्थ है, उसकी कितनी वैल्यू है, उसे हम कहते हैं बिल्कुल सही। यही हमारा यहाँ पर मीनिंग होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट डज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रिप्रेजेंट। ठीक है, एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करती है। पहला देखो क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज एज अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, यानी कि एक फ्यूचर डेट पर सीरीज ऑफ कैश फ्लोज की क्या वैल्यू होगी उसे हम कहते हैं बिल्कुल, ये हमारी यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू को रिप्रेजेंट करी। नेक्स्ट यार करंट वर्थ है, ये हमारी नहीं रिप्रेजेंट करी और ये भी प्रेजेंट को कह रही है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाकी की जो दो है वो हमारी यहाँ पर जो है प्रेजेंट वैल्यू को डिनोट जो है वो कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन है, उसने एक रेकरिंग अकाउंट जो है बैंक में ओपन करवाया, जिसके अंदर वो जो है 16,000 रुपीज जो है पीरियड के एंड में जो है यहाँ पर जमा करवा रहा है, जिसके ऊपर उसको 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, वो जानना चाहता है कि 3 सालों के बाद उसे यहाँ पर कितना पैसा जो है यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है वो क्या है कि यहाँ पर जो पैसे जमा करवाए जा रहे हैं वो एंड ऑफ द ईयर है, यानी कि ये कौन सी एन्युटी है, हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी है। ठीक है, उसके बाद ये जानना क्या चाहता है कि 3 सालों तक अगर वो पैसे जमा करवाता है तो उसे 3 सालों के बाद कितना पैसा मिलेगा। तो वो क्या जानना चाहता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्या जानना चाहता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। और यहाँ पर ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला देखो क्या होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पर, C1 + i की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय i। अब इसमें जो टर्म्स है उसके बारे में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं C की। तो C हमारा यहाँ पर कैश फ्लो, यानी कि जो हमारा एन्युटी है उसको यहाँ पर जो है डिनोट कर रहा है। उसके बाद देखो आई क्या है, हमारा इंटरेस्ट रेट है जो कि हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है। और एन देखो यहाँ पर हमारा क्या है, नंबर ऑफ पेमेंट्स, यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ पेमेंट्स हम कर रहे हैं या फिर हमें यहाँ पर जो है रिसीव हो रही है। अब क्योंकि आप समझ चुके हैं तो आप आसानी से यहाँ पर वैल्यू जो है पुट कर सकते हो। तो आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो सी की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है, सी की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 16,000 की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, 1 + आई की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है, 10%। कितनी है, 10%। तो इसको मैं सिंपल अमाउंट में ले आना चाहता हूँ तो 100 के साथ डिवाइड करूंगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.10। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 0.10 की पावर एन कितनी है हमारे यहाँ पर। देखो यहाँ पर बोला गया है कि वो हर साल यहाँ पर जो मतलब साल के एंड में 16,000 जमा करवाए, 3 सालों तक जमा करवाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है हमारी, 3 हो गई। तो 3 हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद -1 कर देना, डिवाइड कर देना आई के साथ जो कि हमारा 0.10। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं 16,000 1.10 की पावर हमारी 3 - 1 डिवाइडेड बाय 0.10। ठीक है, तो अब सिंपली हमें पहले इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखो इस जो पावर्स वाली होती है इसको हम कैसे यहाँ पे जो है सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप जल्दी कैलकुलेट जो है कर सकते हो।
तो सिंपली देखो आपको सबसे पहले जिसकी पावर है वो टाइप कर लेनी है। इसकी क्या है 1.0, ठीक है 1.10, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई का साइन दबाना है आपको। उसके बाद देखो जितनी पावर्स है उतनी बार, ठीक है, उतनी बार आपको इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखो पहले एक बारी तो हमारा ऑलरेडी है, ठीक है, हमें 3 बारी चाहिए तो 2 बारी और मैं इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर जो है प्रेस करूंगा। तो एक बारी आपको माइनस कर देना है और बाकी के जो अमाउंट बचेगा उसके बारी आपको प्लस करना है। तो यहाँ पर देखो 3 था, एक मैंने पहले दबा दिया, तो यहाँ पर 2 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.331, क्या आ जाएगा हमारा 1.331। तो मैं इसको यहाँ पर वैल्यू जो है पुट कर देता हूँ 1.331। अब इसको जब हम माइनस कर देंगे, इसको जब हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.33, ये आ जाएगा हमारा 0.3, क्योंकि मैंने उसमें से A1 को यहाँ पर माइनस कर दिया। तो जब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 16,000, ठीक है, इंटू हमारा 0.33 डिवाइडेड बाय हमारा 0.10, डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर 0.10, तो ये हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 52,000, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 52,800 इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो 100-200 का फर्क आ रहा है वो हमारा यहाँ पर डेसिमल की वजह से यहाँ पर फर्क आ रहा है। तो जब भी आप भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कई बार क्या होता है कि डेसिमल हम ज्यादा ले लेते हैं, कम ले लेते हैं, तब वहां पर थोड़ा आंसर का फर्क आ जाता है। तो आपको जो नजदीक की वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट करनी होती है। तो वो हमारी कौन से 52,960 इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पर्सन, ठीक है, इफ अ पर्सन इज डिपॉजिटिंग 10,000 पर ईयर फॉर 18 ईयर्स in the end of each year at 10% per annum, how much amount will be available with him at the end of 18 years। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, वो जो है हर साल के एंड में यहाँ पर जो है जमा करवा रहा है। इट मीन्स कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। उसके बाद देखो क्या है 10% पर एनम का हमारा इंटरेस्ट रेट है, और वो जानना चाहता है कि 18 सालों के बाद उसे कितना पैसा यहाँ पर जो है मिलेगा। तो वो जानना चाहता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला सेम रहने वाला है, ठीक है, C 1 + I की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय I। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले जो C है यहाँ पर हम कर लेते हैं। C हमारा यहाँ पर कितना है 10,000 रुपये, 10,000 जो है वो कैश फ्लो है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है 1 + I, I कितनी है हमारी यहाँ पर, I हमारी यहाँ पर 10% 0.10। उसके बाद देखो नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है हमारी यहाँ पर 18, क्योंकि 18 साल में 18 बार पेमेंट की जा रही है तो उसकी पावर क्या होगी 18। उसके बाद -1 डिवाइडेड बाय हमारा 0.10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है, बस क्या है यहाँ पे जो पावर है ना वो थोड़ी हमारी यहाँ पर बड़ी है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सिंगल सिंगल ऐसे यहाँ पर कैलकुलेट करो, क्योंकि ये तो चलो फिर भी आप कर लोगे, 18 बारी कर लोगे, पर कहीं अगर यहाँ पर 50 हो तब आप क्या करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बड़ी से बड़ी पावर को आसानी से यहाँ पर सॉल्व जो है वो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारी पावर कितनी गिवन है 1.10 की पावर 18, तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने क्या करना है पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको बना सकता हूँ 1.10 की पावर हमारी 3:6, ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 18 जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर 1.10 की थर्ड पावर कैलकुलेट करनी है। क्या करना है 1.0 की यहाँ 1.10 की थर्ड पावर कैलकुलेट करनी है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद एक बारी ऑलरेडी है, 2 बारी और, तो यहाँ पर 2 3, ठीक है, ये हमारा आ गया 1.331। उसके बाद आपको फिर से मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करना है और आपको यहाँ पर अब 6 टाइम, ठीक है, एक 6 टाइम हमें चाहिए, तो एक हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 5 टाइम्स और हमें इज इक्वल का साइन यहाँ पर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखो 2 3 4 5 6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 5.55, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5.55। तो इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी पावर को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके। ठीक है, बस आपको मेथड क्लियर होना चाहिए कि आप मेथड कैसे यूज करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, तो मैं यहाँ पर नीचे इसकी वैल्यू जो है पुट कर देता हूँ 10,000। इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी यहाँ पर 5.55। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 डेसिमल ले रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कई बार आप ज़्यादा डेसिमल ले लोगे तो वहाँ पर आंसर में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, तो आपने घबराना नहीं है, क्वेश्चन आपका सही होगा, बस डेसिमल की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। -1 करना है, डिवाइड करना है 0.10 के साथ। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पर 5.55 -1, तो ये हमारा कितना आ रहा है 4.11। ठीक है, 4.55। अब इसको हम यहाँ पर जब सॉल्व कर रहे हैं तो 10,000 इंटू यहाँ पर 4.55 डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर 0.10, तो ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 45,000, सॉरी 4,55,000 इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा 45,000 और 4,55,000। क्लियर है आपको। तो इस तरीके से आप अगर एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट जो है कर सकते हो। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, देखो क्या है, जेड इज टू रिसीव 10,000 इन बॉन्ड्स बाय द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 5%। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही इज टू इन्वेस्ट। सबसे पहले देखो जो जेड है पर्सन है यहाँ पर, वो यहाँ पर हर साल के एंड में 10,000 रुपये जो है रिसीव करना चाहता है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके, ठीक है, और वो 5 सालों के लिए पैसा जो है वो लेना चाहता है। उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर हमारा 5% है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो कि जेड को अभी इस टाइम इस पैसे को रिसीव करने के लिए कितना पैसा जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो ये जो पैसा रिसीव कर रहा है वो एंड ऑफ ईच ईयर है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया। उसके बाद देखो पूछा क्या जा रहा है कि फ्यूचर में जो हमें कैश फ्लोज मिलने वाला है उसके आज के टाइम में हम वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करें, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का हमारा यहाँ पर फॉर्मुला देखो क्या है, सी 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर 1 प्लस आर की पावर एन। तो फॉर्मूला हमारे यहाँ पर बिल्कुल सेम है, बस चेंजेस क्या है, यहाँ पर देखो आर जो आर है वो यहाँ पर आई की जगह, पहले यहाँ पर आई था, अब यहाँ पर क्या आ गया, आर आ गया। अब ये आर क्या है, यहाँ पर डिस्काउंट रेट है, क्या है हमारे यहाँ पर डिस्काउंट रेट है। अब देखो क्या होता है, जब हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो फ्यूचर में हमें पैसा मिलने वाला है उसे हम जो है एक डिस्काउंट रेट से यहाँ पर जो है डिस्काउंट करते हैं, उसके बाद वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब ये डिस्काउंट रेट बेसिकली होता क्या है, वही इंटरेस्ट रेट होता है जो हमें यहाँ पर मिलना होता है, ठीक है, पर हम क्योंकि उस इंटरेस्ट रेट की हेल्प से हम वैल्यू को डिस्काउंट कर रहे हैं तो इसीलिए यही इंटरेस्ट रेट को हम डिस्काउंट रेट के नाम से जो है वो जानते हैं। क्लियर है आपको? तो अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्लियर है। अब फटाफट से वैल्यूज को पुट करके हम यहाँ पर आंसर को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो सी कितना है हमारा यहाँ पर 10,000, जो रेगुलर बेसिस पे हमें पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 10,000। उसके बाद देखो क्या है 1 प्लस आर, आर की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितने हैं 5%, जो कि हमारी 0.05 है। उसकी पावर यहाँ पर देखो कितने हैं 5, 5 सालों तक यहाँ पर जो है पेमेंट रिसीव करनी है, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारी यहाँ पर कितनी होगी 5 होगी, माइनस 1 डिवाइड हमें यहाँ पर करना है 0.05 के साथ और 1 प्लस 0.05 की पावर 5, ठीक है, ये हमारा क्या होगा वैल्यूज पुट होगी। अब फटाफट से हम जो है इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर कितना आएगा 1.05 की पावर 5, ठीक है। अब फटाफट से इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं 1.05 इंटू 2 3 4 5, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है 1.27, कितना आ रहा है 1.27। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर 10,000 यहाँ पर 1.27 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05 और 1.27, यहाँ दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा कितना आंसर आएगा, इससे ये जो आंसर है वो कितना आएगा 0.27, 1 को हमें माइनस कर देना है, उसके बाद हमारा आंसर कितना आएगा 0.27। अब सिंपली हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.27 के साथ, ठीक है, उसको हमें डिवाइड कर देना है पहले 0.05 के साथ, उसके बाद डिवाइड कर देना है 1.27 के साथ। तो यहाँ पर देखो जो हमारा आंसर रहेगा वो कितना रहेगा हमारा यहाँ पर 42,519, ठीक है, 42,519। तो यहाँ पर देखो हमारा जो ऑप्शन ए है, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से अगर आपको ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप आसानी से जो है इस फॉर्मूले को अप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेड रिसीव्स, ठीक है, जेड रिसीव्ड 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 months for 5 years and the interest rate is 10% per annum and compounded semi annually. Calculate the present value of fund. सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को समझना है क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर। पहली चीज यहाँ पर जो जेड है उसको 20,000 रुपये जो है एंड ऑफ एवरी 6 month मिल रहे हैं, यानी कि एक साल में जो नंबर ऑफ पेमेंट्स है वो हमारी यहाँ पर कितनी है 2। उसके बाद ये जो पेमेंट उसको रिसीव हो रही है वो उसको यहाँ पर 5 सालों तक रिसीव हो रही है और जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 10% है। और यहाँ पर जो कंपाउंडेड है यानी कि सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि साल में 2 बार इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर चार्ज हो रहा है। हमें यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले 2 चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। वो क्या है, पहली है नंबर ऑफ पेमेंट, यानी कि पूरे टेन्योर में कितनी पेमेंट्स यहाँ पर रिसीव हो रही है जेड को, क्या है हमारी यहाँ पर नंबर ऑफ पेमेंट। नंबर ऑफ पेमेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो साल में 2 बार, यानी कि साल में 2 बारी और 5 सालों में यहाँ पर पेमेंट रिसीव हो रही है, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये नंबर ऑफ पेमेंट मेरी कितनी आ रही है 10, कितनी आ रही है 10। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट। क्या है सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जो हमें इंटरेस्ट रेट गिवन है वो यहाँ पर एनुअली गिवन है। तो सेमी एनुअली के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो वो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 5% जो आ जाएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कंपाउंडेड सेमी एनुअली या फिर एवरी 6 month में पेमेंट रिसीव हो रही है, तो 2 चीजें पहले आपको यहाँ पर काम करनी है, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, नहीं तो आपसे गलती होने के चांसेस है, ठीक है। तो 2 चीजें हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है, पहली नंबर ऑफ पेमेंट्स और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले सी की वैल्यू देखो कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है 20,000, ठीक है, सी की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है 20,000। उसके बाद देखो 1 प्लस आर, आर हमारे यहाँ पर कितना है 10% पर, मैंने सेमी एनुअली बोला था, सेमी एनुअली कितना है 0.05 की पावर, यहाँ पर हमारी पावर कितनी है एन, नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारी यहाँ पर कितनी थी 10, और इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ पर कितना था 5% का, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने पहले कैलकुलेट किया था, क्वेश्चन में चाहे कुछ और दिया है पर हमें पहले इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। माइनस कर देना है 1, इसको डिवाइड कर देना है हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट से 0.05 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 1 पॉइंट, ठीक है, 1.05 की पावर हमारे यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर वैल्यू जो है वो लिख देती है, ये दोनों वैल्यू हमारी यहाँ पर सेम है। तो फटाफट से यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा कितना आ रहा है 1.62, ये कितना आ रहा है यहाँ पर 1.62 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 20,000 इंटू 1.62 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05, यहाँ पर 1.62, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 1 के साथ माइनस कर देता हूँ, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.62, कितनी आ जाएगी 0.62। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 20,000 इंटू 0.62 डिवाइडेड बाय 0.05 डिवाइडेड बाय 1.62, तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर 1 लाख, ठीक है, यहाँ पर हमारा 1,53,086, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर आंसर जो है वो निकल के आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं पे किसी तरह की मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमारा 20,000 है, ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या था 1.05 की पावर हमारी यहाँ पर कितनी है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, -1 करने के बाद 0.6 आएगा। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20,000 इंटू 0.62 डिवाइडेड बाय 0.05 डिवाइडेड बाय हमारा 1.6, तो बिल्कुल सही है हमारा ये वाला आंसर है 1,53,086 इज आ करेक्ट आंसर। तो इसके सबसे जो नजदीक वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर कितनी है, ऑप्शन ए। तो इससे हम यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, टिक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया मैंने आगे भी आपको बताया था, जो डेसिमल है शायद उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो आपको नज़दीक की जो वैल्यू है वो हमेशा यहाँ पर जो है सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर 1.3086 इज आ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो नज़दीक का है वो हमारा ऑप्शन ए है, 1.55 इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, इफ अ पर्सन, ठीक है, इफ अ पर्सन इज डिपॉजिटिंग 20,000 पर ईयर फॉर 5 years इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर एट द 10% पर एनम, हाउ मच अमाउंट विल बी अवेलेबल विद हिम एट द एंड ऑफ 5 years, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो यार, ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि 20,000 रुपये जो है ए पर्सन डिपॉजिट करवा रहा है 5 सालों के लिए, ठीक है, और यहाँ पर वो जमा कब करा रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर का मतलब क्या है कि ये एन्युटी ड्यू है, ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना क्या है कि 5 सालों के एंड में उसके पास कितना पैसा यहाँ पर जो है बच जाएगा। यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करनी है, फ्यूचर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला हमारे यहाँ पर देखो क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू हमारा सी 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मूला हमारा एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का है, क्योंकि देखो एन्युटी ड्यू के केस में क्या होता है कि 1 साल के लिए जो पैसा होता है, एक पीरियड के लिए पैसा जो है ज़्यादा टाइम के लिए जो है जमा रहता है, डिपॉजिट रहता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक इंटरेस्ट फैक्टर यहाँ पर जो है ऐड कर दिया। बाकी फॉर्मूला आप देखोगे बिल्कुल सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले देखो सी हमारा यहाँ पर क्या है 20,000, सी हमारा यहाँ पर क्या है 20,000। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा जो हमारा आई है यहाँ पर 1 प्लस आई हमारा कितना है 10% है, तो यहाँ पर 0.10 आ जाएगा। उसकी पावर एन कितनी हमारी यहाँ पर 5 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारी यहाँ पर कितनी है 5 है। उसके बाद देखो -1 करना है, डिवाइड करना है 0.05 के साथ, और इंटू कर देना है हमें यहाँ पर 1 प्लस 0.05 के 0.10, सॉरी यहाँ पर 0.10 है और यहाँ पर भी 0.10 है। क्लियर है आपको, 0.10, ठीक है। अब इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो 20,000 इंटू 1.10 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.10 इंटू हमारा यहाँ पर 1.1, ठीक है, ये हमारा जो है निकल के आया है। अब फटाफट से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.10 इंटू 2 3 4 5, तो ये हमारा कितना आ रहा है 1.60, ये कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू हमने पता कर ली है, वो कितनी आ रही है हमारी 1.60 आ रही है, ठीक है। इसमें से हम 1 को यहीं पे माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना 0.61 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना सीधा 0.61, क्या आ जाएगा 0.61। अब इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो 20,000
इंटू 0.61 इंटू हमारा 1.1 डिवाइड करना है 0.10 के साथ, 0.10 के साथ। तो ये जो हमारा आंसर रहेगा, ये जो हमारा आंसर रहेगा, थोड़ी सी फिर से मिस्टेक हो गई, 20,000 इंटू हमारा 0.61 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 0.10। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 1,34,200, 1,34,200 हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्या है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर एन्युटी ड्यू की जो है यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू आसानी से जो है कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, इफ अ पर्सन इज डिपॉजिटिंग 1,000 पर ईयर फॉर 18 ईयर्स in the beginning of each year at 5% per annum, how much amount will be available with him at the end of 18 year। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 1,000 जो है पर ईयर जमा करवाया जा रहा है, 18 सालों के लिए जमा करवाया जा रहा है और बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर यानी कि एन्युटी ड्यू का केस है। और पूछा जा रहा है कि एंड में, मतलब कि साल के एंड में, उसके मतलब 18 साल के बाद उसके पास कितना पैसा जो है वो बच जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर सेम रहेगा, वैल्यूज हमें यहाँ पर खाली पुट करनी है। तो वैल्यूज हमारी यहाँ पर देखो क्या है, सी की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है 1,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 5% 0.05। और उसके बाद एन की वैल्यू कितनी है हमारी 18 है। ठीक है, उसके बाद -1 करना है, डिवाइड करना है हमें यहाँ पर 0.05 के साथ, और यहाँ पर हमें इंटू कर देना है 1.1 प्लस 0.05 के साथ। ठीक है, फटाफट से यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 10,000 इंटू 1.05 की पावर 18 -1 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 1.05। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। अब फटाफट से इसका हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ट्रिक, 18 को हमें 3:6 में यहाँ पे जो है डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर देखो पहले मैं 1.05 इंटू 2 3, उसके बाद फिर से इंटू 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 2.40 आ रहा है, कितना आ रहा है 2.40 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको वैल्यू पुट कर देता हूँ 10,000 नहीं है 1,000 है। ठीक है, यहाँ पर 1,000 यहाँ पर 1,000। ठीक है, यहाँ पर हमारी कितनी आ रही थी 2.40 -1 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 1.05। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इसमें से 1 माइनस कर देते हैं तो 1.40 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो 1000 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1.40 के साथ। ठीक है, उसके बाद हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 1.05 के साथ और डिवाइड कर देना है 0.05 के साथ, 0.05 के साथ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 29,400 आ जाएगा, 29,400 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो इससे हमने बड़ी पावर, छोटी पावर, सभी तरह की पावर से हमने यहाँ पर जो है एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना है यहाँ पर सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, जेड इज टू रिसीव 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 25 years एट द 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस फंड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहले क्या है कि बिगिनिंग ईच ईयर है, तो यहाँ पर एन्युटी ड्यू का केस है, 25 सालों के लिए पैसा जमा करवाया जा रहा है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हमारा यहाँ पर 8% है। हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फंड। तो प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का हमारा यहाँ पर फॉर्मूला देखो क्या है, यहाँ पर C 1 प्लस आर की पावर n -1 डिवाइडेड बाय R 1 प्लस आर की पावर n इंटू हमारा 1 प्लस आर, क्या है हमारा इंटू 1 प्लस आर। यानी कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर 1 प्लस आर का यहाँ पर ऐड हुआ है। तो दोनों फॉर्मूले आप देखोगे फ्यूचर वैल्यू एन्युटी, तो उसमें बस यही दो चीज़ों जो है डिफरेंस है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज में देखो सबसे पहले देखो कैश फ्लोज हमारा यहाँ पर कितना 10,000 रुपये का है। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस आर, आर हमारे यहाँ पर कितना 0.08 की पावर यहाँ पर हमारी कितनी है 25, पावर थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, इसमें से -1 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हमें यहाँ पर 0.05 के साथ और यहाँ पर 1 प्लस 0.08। ठीक है, 0.08 की पावर हमारी यहाँ पर कितनी है 25 इंटू 1 प्लस, यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस 0.08। ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पर वैल्यू जो है वो हमने लिख दिया। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10,000 इंटू हमारा यहाँ पर 1.08 की पावर 25 -1 डिवाइडेड बाय 0.08 और 1.08 की पावर हमारी 25। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 1.08। ठीक है, 1.08। अब इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.08 की पावर 25 को हम यहाँ पर 5 इंटू 5 में जो है डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर देखो 1.08 इंटू 2 3 4 5 फिर इंटू
2345, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है 6.84 आ रहा है, कितना आ रहा है 6.84। तो इसकी वैल्यू हमारी कितने आ गई 6.84 है। तो मैं यहाँ पर जो है सीधा ही पुट कर देता हूँ, यहाँ पर 6.84 यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं 6.84, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 5.84, कितना आ जाएगा 5.84। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10,000 इंटू हमारा यहाँ पर 5 इंटू 84 इंटू हमारा 1.08 डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 6.84। तो ये जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है हमारे यहाँ पर 1,15,263। ये हमारा क्या आंसर निकल के आ गया है यहाँ पर 1,15,263 इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। हमें सबसे क्लोजेस्ट यहाँ पर जो है वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, जेड इज रिसीव्ड, ठीक है, जेड रिसीव 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ for 5 years and the interest rate 10% interest per annum and the compound semi annually calculate present value of fund। तो यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मूला है, ये जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल मिलता जुलता है किसके तरीके से जो हमने आगे क्वेश्चन किया था। बस डिफरेंस क्या है कि वो हमारा था ऑर्डिनरी एन्युटी और ये हमारा क्या है यहाँ पर एन्युटी ड्यूअल। तो बाकी जो दो चीजें वो तो सेम ही है। सबसे पहले नंबर ऑफ पेमेंट्स हमें यहाँ पर पता करने हैं। नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हो जाएगी हमारे 5 इंटू 2, वो हमारी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमें इंटरेस्ट जो हमारा सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट करना है। तो 10% को 2 से डिवाइड करना है, वो कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। बाकी चीजें यहाँ पर सारी की सारी हमारे यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कैश फ्लो कितना है 20,000 का, कैश फ्लो कितना हमारा यहाँ पर 20,000 का है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर क्या है 1 प्लस आर, आर कितनी है हमारी 0.05, एन की पावर कितनी है 10। उसके बाद यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय 0.05, 1 प्लस 0.05 की पावर हमारी 10 इंटू हमारी यहाँ पर 1 प्लस 0.05, ठीक है। तो यहाँ पर 20,000, ठीक है, 1.05 की पावर हमारी कितनी है कि 10 -1 डिवाइडेड बाय 0.05, 1.05 की पावर हमारी 10 और यहाँ पर 1.05, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली पहले हम इसकी वैल्यू कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारी कितनी आ रही है 1.62, कितनी आ रही है 1.62, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू भर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी जो है वैल्यू भर देता हूँ 1.62, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू नहीं भरूंगा, मैं क्या करूँगा सीधा 1 भी यहाँ से माइनस कर देता है। इसमें से जब मैं 1 को माइनस कर दूंगा तो वो हमारा कितना आ जाएगा 0.62, कितना आ जाएगा 0.62। तो ये हमारा वैल्यू जो है कैलकुलेट हो गई है। अब इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 20,000 इंटू हमारा 0.62 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 0.05 और 1.62, तो ये जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है, ये जो हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पर 160,740, ठीक है। 1,60,740 इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ जो हमारा आंसर आया 160,740, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 160,600 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नजदीक की वैल्यू हमने यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो करनी है। क्लियर है आपको। फटाफट से यहाँ पर एक बारी रिवीजन कर लो फिर से। हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की हैं। सबसे पहले देखो हमने एन्युटी का मीनिंग समझा है, उसके बाद हमने उसकी टाइप समझी है, उसके बाद उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी हमने यहाँ पर किए हैं। हमने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना सीख लिया, हमने फ्यूचर वैल्यू को भी कैलकुलेट करना जो है सीख लिया। दोनों तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर रिलेटेड है, यहाँ पर रिलेटेड है लोन के साथ। क्या है लोन के साथ, जो हम यहाँ पर लोन वगैरह लेते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, What term refers to the act of returning borrowed money or fulfilling a financial obligation to a lender or a creditor? यानी कि सिंपली देखो जब हम किसी पर्सन से यहाँ पर लोन लेते हैं और उस लोन को जब हम वापस कर देते हैं उस सामने वाले पर्सन को, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं। पहला बॉर्विंग ऑफ डेट, यानी कि डेट को बोरो करना कहते हैं, या फिर इंटरेस्ट ऑन डेट, या फिर रीपेमेंट ऑफ डेट, या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ डेट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब भी हम किसी डेट को वापस कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है रीपेमेंट ऑफ डेट।
क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीपेमेंट मेथड इन्वॉल्व्स इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कवरिंग बोथ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। सबसे पहले ये समझते हैं क्वेश्चन को, ये बेसिकली यहाँ पर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोन को वापस करते हैं तो लोन को वापस करने के हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं। तो मेनली आज जो हमारे सिलेबस में है वो हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड्स है, पहला, दूसरा और यहाँ पर तीसरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से जब हम यहाँ पर कोई भी इक्वली या मंथली या फिर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं जिसके अंडर हमारे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड होते हैं, उस मेथड को हम यहाँ पर क्या कहते हैं। तो पहले ऑप्शन में आपको बता दूं, ऑप्शन बी इक्वेटेड मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कवरिंग बोथ प्रिंसिपल इंटरेस्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब ये होता क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। तो पहला मेथड जो हमारे यहाँ पर है वो क्या है, इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड। अब इस मेथड के अंदर हम कैसे लोन को यहाँ पर जो है रिपे करते हैं, तो सिंपली देखो इस मेथड के अंदर हमने जो भी यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट का लोन लिया होता है, ठीक है, जैसे मान के चलो राम पर्सन ने यहाँ पर 50,000 रुपए का यहाँ पर लोन लिया, ठीक है। तो राम पर्सन यहाँ पर क्या करता है, इस प्रिंसिपल अमाउंट का एक फिक्स अमाउंट जो है फिक्स कर लेता है और यहाँ पर एक रेगुलर इंटरवल पे जैसे कि मंथली हो गया, ठीक है, या फिर क्वार्टरली हो गया, ये फिक्स अमाउंट जो है वो पे करता रहता है। जैसे कि मान के चलो राम ने डिसाइड किया 50,000 मैंने लोन लिया है, तो मैं जो है यहाँ पर हर मंथ जो है 10,000 रुपये यहाँ पर जो है पे करूंगा, 5 महीने में लोन जो है यहाँ पर उतार दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो राम जो है हर महीने 10,000 रुपये यहाँ पर पे करता है। साथ के साथ अब देखो क्या है, जो लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो अक्रू होगा ना, यानी कि 1 महीने बाद जब आप यहाँ पर पैसा पे कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि कोई इंटरेस्ट ना बनाओ, तो आपको इंटरेस्ट भी तो जो बना वो पे करना पड़ेगा। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो हमारा बॉर्बर होता है वो प्रिंसिपल की फिक्स अमाउंट प्लस जो भी इंटरेस्ट उस टाइम तक बना होता है वो यहाँ पर पे करता है। मान के चलो जो इंटरेस्ट बना था 50,000 रुपये का 1 महीने में, वो यहाँ पर 2,000 बना, तो यहाँ पर राम को प्रिंसिपल अमाउंट की एक फिक्स अमाउंट 10,000 रुपये प्लस 2,000 12,000 रुपये जो है बैंक को यहाँ पर पे जो है वो करने होंगे। ये हमारा कहलाता है इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट अप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, इक्वेटेड मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कवरिंग बोथ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये मेथड क्या होता है, तो यहाँ पर देखो ये जो मेथड होता है वो हमारा कुछ सिमिलर होता है जो हमारा पहला मेथड था। इसमें भी हम यहाँ पर एक इक्वल अमाउंट जो है फिक्स कर लेते हैं और इसको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे जो है पे करते हैं। जैसे मान के चलो राम पर्सन है, इसने यहाँ पर जो है 50,000 रुपये जो है लोन लिया और इसने यहाँ पर फिक्स कर लिया कि मैं जो है हर महीने जो है 10,000 रुपये एक फिक्स अमाउंट जो है यहाँ पर पे करूँगा, ठीक है। अब आप सोचोगे पहले और इसमें फिर फर्क क्या रहा, तो यहाँ पर देखो ये जो 10,000 रुपये है ना, ये जो 10,000 रुपये हमने फिक्स किया ना, इसमें हमारा प्रिंसिपल प्लस जो भी इंटरेस्ट है वो दोनों यहाँ पर इंक्लूडेड है। यानी कि इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे अमाउंट फिक्स करते हैं जिसके अंदर हमारा इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूडेड होता है। पर पहले मेथड में क्या था, हमने प्रिंसिपल अमाउंट की एक फिक्स अमाउंट की थी और उसके एडिशनल हमने यहाँ पर जो है इंटरेस्ट पे किया था। तो ये बेसिक यहाँ पर डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो क्या है, बुलेट बलून रीपेमेंट। तो इसमें थर्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वली मंथली वगैरह का झंझट ही नहीं पालते, हम क्या करते हैं फिक्स टाइम रख लेते हैं, जैसे 3 4 4 साल, और एक ही बार में सारा का सारा लोन जो है वो वापस कर देते हैं। ये हमारा क्या होता है, बुलेट बलून रीपेमेंट, ठीक है। अब एक एक करके इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट एक और हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, वो क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बुलेट बलून रीपेमेंट एंड द कैलकुलेशन ऑफ द लोन अमाउंट एट द एंड ऑफ पीरियड। यानी कि जो हमने थर्ड मेथड पढ़ा है इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर क्लियरली उनको यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। पहला क्या है, द लोन अमाउंट इज रीपेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट थ्रू आउट द लोन टर्म, यानी कि पूरे लोन टर्म में हम इक्वल इंस्टॉलमेंट के थ्रू ये पैसा जो है वापस करते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट है द लोन अमाउंट इज रीपेड एट द एंड ऑफ पीरियड अलॉन्ग विद द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, यानी कि जितना भी लोन का अमाउंट होता है उसको हम पीरियड के एंड में यहाँ पर पे करते हैं और साथ के जितना भी इंटरेस्ट अक्रू होता है वो साथ में पे करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर ट्रू है। नेक्स्ट है लोन अमाउंट इज रिपेड पीरियोडिकली अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अप्लाइड ड्यूरिंग ईच पीरियड, यानी कि हम जो है पीरियड वाइज जैसे मंथली साल हो गया ऐसे हम यहाँ पर पे करते हैं, तो ये भी गलत है। उसके बाद द लोन इज नॉट रिपेड ओनली द इंटरेस्ट पेड थ्रू आउट द लोन टर्म, ये तो स्टेटमेंट लोन की गलती क्या थी, मतलब कि कौन है प्रिंसिपल क्यों नहीं पे करना है, ठीक है, अकेला कौन इंटरेस्ट लेता है, तो ये तो स्टेटमेंट पूरी गलत है, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट हमें रखनी चाहिए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, रिलेटेड था फर्स्ट मेथड जो हमारा था ना, हम प्रिंसिपल अमाउंट की एक फिक्स अमाउंट जो है यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एक फ्रेंड है आपका, ठीक है, borrowed 1,000 फ्रॉम यू and wants to repay you monthly basis rather than the whole amount at all at one end of the year. The important point there is that
he will owe you less in principal each month. The applicable rate of interest is 12% per annum and it means हर महीने जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 1%. तो इतना बड़ा पैराग्राफ आपको समझने की जरूरत नहीं है. मैं आपको यहाँ पर सिंपल भाषा में समझा दूँ. आपका एक दोस्त है, उसने आपसे 1000 रुपये बोरो किया और उसने कहा कि मैं आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पर जो है पे करूँगा. तो उसने एक फिक्स अमाउंट यहाँ पर फिक्स कर लिया, यहाँ पर फिक्स अमाउंट कर लिया. वो मान के चलो 200 है. कितनी हमारे यहाँ पर 200, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट की उसने 200 यहाँ पर फिक्स कर लिया. तो इसकी आप ड्यूटी क्या बनती है? प्रिंसिपल प्लस उस पर जो भी इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा वो उसे यहाँ पर जो है पे करना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पर देखो जैसे ही हमारा एक महीना पूरा हुआ, तो यहाँ पर देखो 1000 बैलेंस था. ठीक है. 2000 रुपये उसने यहाँ पर 200 रुपये यहाँ पर वापस कर दिए. और उस टाइम तक का जो हमारा इंटरेस्ट बना था, हमारा जो 1000 का 1%, ठीक है, मंथली हमारा 1% है ना, साल का 12 है पर मंथली तो 1 है ना, तो 1% का हमारा इंटरेस्ट रेट कितना बना था यहाँ पर 10 रुपये. कितना बना था 10 रुपये. तो इसे जो टोटल पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है 210 रुपये. कितनी करनी है 210 रुपये. उसके बाद देखो अब इसने 200 रुपये दे दिया था, तो अगले महीने क्या सेम अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा? मान के चलो यहाँ पर दूसरे महीने वो पेमेंट करने लगा. तो अब इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करूँ मैं, 1000 पे या 800 रुपये के? आप ही मेरे को जेन्युइनली बताओ किस पे करना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है 800 रुपये की, क्योंकि बकाया जो रहता है उसी पे तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. प्रिंसिपल अमाउंट पे थोड़ी यहाँ पर करते हैं जो पहले लोन लिया. फिर फायदा क्या, हम इक्वली मंथली यहाँ पर दे रहे हैं. तो इंटरेस्ट अब चार्ज होगा 800 रुपये और इसका यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 8 रुपये. कितना आ जाएगा 8 रुपये. क्लियर है. उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, फिर थर्ड महीने फिर हमारा 200 रुपये पे कर दिया. अब जो इंटरेस्ट है वो 600 पे चार्ज किया, 6 रुपये आया. फिर 200 रुपये हुआ, फिर आया हमारा यहाँ पर 4 रुपये आया. फिर यहाँ पर 200 हुआ हमारा. ठीक है. यहाँ पर लास्ट में 200 रुपये. ठीक है. और यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, यहाँ पर 2 रुपये आ गया. ठीक है. तो यहाँ पर आके हमने सारी पेमेंट जो है वो यहाँ पर कर दी थी. 1000 रुपये हमने वापस जो है वो कर दिए. अब यहाँ पर जो टोटल अमाउंट बनी थी वो 208 रुपये बनी थी. फिर उसके बाद 206 रुपये बनी थी. उसके बाद 204, उसके बाद 202. ठीक है. अब इसको अगर मैं टोटल करूँ, इसका मैं अगर यहाँ पर टोटल करूँ 210 प्लस 208 प्लस 206 प्लस 204 प्लस 202, तो ये हमारा कितना आ रहा है 1030 रुपये. तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि उसने आपको टोटल जो पेमेंट की है वो 1030 रुपये किया और 30 रुपये आपका क्या है इसमें से इंटरेस्ट है. तो इस तरीके से हम जो है लोन की रीपेमेंट आसानी से जो है वो कर सकते हैं. आई होप आपको जो फर्स्ट मेथड है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट मेथड हमारा देखो क्या है, फॉर अ लोन 1 lakh at the interest rate of 10% per annum to be repaid in 2 years the EMIs. ठीक है. तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, EMI. और EMI का हमारा फुल फॉर्म क्या था, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. इनकी हमें एक इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है जो कि हमें मंथली बेसिस पे करनी है. इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है. इस अमाउंट के अंदर हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यहाँ पर होना चाहिए. हमें EMI कैलकुलेट करना है. अब EMI को हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका बाकायदा हमारे पास फॉर्मूला है. वो क्या है, EMI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू 1 प्लस आर की पावर n, 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1. तो यहाँ पर देखो जो हमारा P है वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है. R है हमारे यहाँ पर डिस्काउंट रेट है जो हमें यहाँ पर मिल रहा है यानी कि इंटरेस्ट रेट है. और n हमारे क्या है, नंबर ऑफ पेमेंट्स. अब क्योंकि वैल्यूज हमें पता लग गई है तो फटाफट से वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी रहने वाली, 1 लाख रुपये. उसके बाद नेक्स्ट वो हमारी यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट रेट वो कितनी है हमारी 10%. तो क्या मैं यहाँ पर 10% लिख दूँ, क्या ये जायज़ होगा? बिल्कुल नहीं यार. यहाँ पर बोला गया है 10% पर एनम है, तो हमें मंथली कैलकुलेट करना है. जो मंथली यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10% को 12 के साथ डिवाइड कर देगा तो यहाँ पर हमारा मंथली जो है इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाएगा. तो 10 को हमें यहाँ पर डिवाइड करना है किसके साथ, 12 के साथ. तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.83%. कितना आ जाएगा 0.83%. क्लियर है. ये हमारा जो है परसेंटेज जो है निकल के आ गई है. उसके बाद यहाँ पर हम क्या परसेंटेज लिखते हैं, बिल्कुल नहीं. जो अमाउंट होती है वो होती है. तो इसको हम यहाँ पर 100 के साथ डिवाइड भी कर देंगे. तो इसको मैं यहाँ पर सिंपली अगर 100 के साथ डिवाइड कर दूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.0083. ये हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट होगा. ठीक है. उसके बाद देखो क्या है 1 प्लस आर 0.0083 की पावर हमारी यहाँ पर कितनी होगी, n. अब n देखो कितनी है, यहाँ पर 2 सालों तक पेमेंट करनी है. हर महीने कर रहे हैं, साल में 12 महीने हैं, यानी कि जो n है वो कितना है 24 है. कितना है 24 है. उसके बाद डिवाइड करना है इसको किसके साथ, हमारा यहाँ पर 1 प्लस 0.083 की पावर n वो कितनी हमारी यहाँ पर 24. और यहाँ पर हमें माइनस करना है 1 के साथ. तो सबसे पहले हमें इसकी पावर कैलकुलेट करनी है. तो ये हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, इसको मैं सॉल्व कर दूता हूँ. 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 0.0083 ये हमारा कितना आएगा यहाँ पर 1.0083 की पावर हमारी कितनी है 24. अब 24 को मैं क्या करूँ, इसको मैं शॉर्ट कर दूँ. कैसे करूँ, 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा
4 इंटू 6, 4 6 कितना होता है 24 होता है ना। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 1.0083 इंटू हमारा यहाँ पर 1.0083 इंटू 234 फिर से इंटू 2 3 4 5 6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1.21, कितना आ जाएगा 1.21। तो मैं 2 डेसिमल यहाँ पर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पर हमारा 1 लाख इंटू 0.083 इंटू हमारा 1 प्लस 1.3 का पावर कितनी आएगी 1.21, ठीक है। डिवाइड करना है हमें इसको किसके साथ यहाँ पर 1.21 -1, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर है, इसकी वैल्यू हमने सेम ही यहाँ पर यहाँ से उठा ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको माइनस कर रहा हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.21 आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू हमारा 0.0083 इंटू 1.21 डिवाइड करना है हमें इसके साथ 0.21 के साथ। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो 4782 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4782 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। कितना आ जाएगा 4782 आ जाएगा, यानी कि इसको जो है मंथली इतने पैसे जो है वो पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ईएमआई से ही रिलेटेड है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा वांट्स टू टेक अ बिजनेस लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम अ बैंक टू एक्सपेंड हर बिजनेस, यानी कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए वो 1 लाख रुपए का यहाँ पे जो है लोन ले रही है। उसके बैंक ने यहाँ जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किया है वो कितना है यहाँ पर 12%, यानी कि 12% उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर वो लोन लेती है। और जो लोन की ड्यूरेशन है वो कितनी हमारी यहाँ पर 4 ईयर्स की है। व्हाट विल बी द मीरास मंथली ईएमआई, हमें मंथली ईएमआई जो है कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला हमें आता है, फॉर्मूला हमें अच्छे से समझ आ गया है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यू ही पुट करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हमारी यहाँ पर 1 लाख रुपए की है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है, मंथली हमें कैलकुलेट करना तो 1% आ गया। तो ये हमारा यहाँ पर इसको हम अगर 100 के साथ डिवाइड करते हैं तो 0.01 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देखो क्या है 1 प्लस आर वो कितनी है 0.01 की पावर एन हमारी यहाँ पर कितनी है 4 साल है इंटू 12, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा यहाँ पर 48, ठीक है। उसके बाद इसे डिवाइड करना है हमें कितने के साथ, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है 1 प्लस 0.01 की पावर 48 इंटू हमारा -1, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 1.01 की पावर हमारे यहाँ पर 48 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं अगर शॉर्ट करना चाहूँ तो सिंपल सी बात है, मैं इसको किस में कर दूंगा यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर हमारा 12 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। कितना कर देंगे हम इसको यहाँ पर 12 इंटू जो है 4 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1.10 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। उसके बाद फिर से इज इक्वल टू का 2 3 4, तो ये हमारा कितना आ रहा है 1.61 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मैं सिंपल वैल्यू ही पुट करूंगा 1 लाख इंटू 0.01 की पावर यहाँ पर हमारी कितनी आई है 1.61 है, मैं 2 डेसिमल ही ले रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर इसकी भी वैल्यू कितनी है 1.61 -1, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.61 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं अब 1 लाख इंटू पहले 0.01 के साथ, उसके बाद 1.61 के साथ डिवाइड करना है 0.61 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 2639 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो ईएमआई के क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी पावर को आसानी से यहाँ पे जो है सॉल्व कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कौन सी चीज़ कैसे आएगी, कैसे हमें मंथली रेट को कैलकुलेट करना है, कैसे क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने जो है इंटरेस्ट से रिलेटेड एन्युटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको हमने यहाँ पर अच्छे से कवर कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो अच्छी बात है। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, आप जल्दी से जल्दी हम उसके डाउट को यहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।